आज हम बात करने वाले अंतःकेंद्रित घन एकक कोशिका की संकुलन क्षमता के बारे में, है ना। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो संकुलन क्षमता का, जो कि होता है Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, है ना। अब देखो बेसिकली मुझे Z का मान मालूम होना, तो मैं जानता हूं अंतःकेंद्रित के लिए कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो Z का मान मालूम चल गया, कितना हो गया, 2 हो गया। अब बेसिकली हमारा दूसरा काम क्या रहता है, कैसे न कैसे करके मुझे A और R के बीच में क्या रहता है, रिलेशन निकालना रहता है, संबंध निकालना रहता है। उस संबंध को निकालने के लिए आप कोई भुजा ले लो, कोई फलक ले लो या कुछ भी ले लो, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या बना लूंगा, आपकी एक अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका, इस प्रकार से एक बड़ी अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका। ये क्या हो गई आपकी एक अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका। उसकी खासियत क्या रहती है कि प्रत्येक कोने पर एक एक कण उपस्थित रहता है इस प्रकार से, और इसके केंद्र में एक कण उपस्थित रहता है। ये बेसिकली इसकी खासियत होती है। अब देखो बेसिकली हमें क्या करना है, ए और आर के बीच में रिलेशन लेना है, तो हमें कुछ भी लेना, चाहे तो फलक ले लो, चाहे भुजा ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन बस हमें संबंध निकालना है ना। तो बेसिकली मैं क्या ले लेता हूं, आपका ये वाला बिंदु ले लेता हूं, और आपका ये वाला बिंदु ले लेता हूं, और साथ ही साथ मैं आपका ये वाला बिंदु भी ले लेता हूं। बस ये 3 बिंदु मैं लूंगा, बिंदु ए, बिंदु सी, बिंदु बी। इसे गौर करना, बिंदु ए और बिंदु सी पीछे है ना, ध्यान से सोचना। बिंदु ए और बिंदु सी है, ये एक चौक का डिब्बा है, और इस चौक के डिब्बे में पीछे का भाग है। यदि ऑब्जर्व करो इसे, यदि मैं सीधा कर दूं तो ये भाग अपने आप पीछे आ जाएगा। तो पीछे का भाग है, मैंने पीछे के 2 बिंदु लिया, बिंदु ए और बिंदु सी, और मैंने एक सामने का भाग लिया, बिंदु बी। देखो यदि मैं इसे सीधा करके सोचना दिमाग में, यदि मैं इसे सामने डालूं तो अपने आप वाला पीछे हो जाएगा, मतलब कि इधर सरक जाएगा, पीछे नहीं होगा। मतलब जैसे मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये इधर सरक जाएगा, मतलब ये भाग आगे का हो जाएगा, ये भाग पीछे का। तो मैंने उस पीछे के भाग में 2 बिंदु लिए, बिंदु ए और बिंदु सी, और ये आगे के भाग में एक बिंदु बी लिया। अब मुझे क्या करना है, इस बिंदु ए को इस बिंदु सी से जोड़ देना है, ये सॉरी मतलब इस बिंदु ए को इस बिंदु बी से जोड़ देना है, साथ ही साथ इस बिंदु बी को इस बिंदु सी से जोड़ देना है। इस प्रकार से जोड़ दिया मैंने, बिंदु ए को बिंदु बी से और बिंदु सी को भी बिंदु बी से जोड़ दिया है। हाँ, अब देखो बेसिकली गौर करना, यहां पर जो आपका एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, आपका 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो देखो बेसिकली यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे ही चौक का डिब्बा से कभी करके देखना, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। तो बताओ मैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए, त्रिभुज सी, त्रिभुज बी में जो आपका त्रिभुज बनेगा ACB, उसमें क्या लगा सकता हूँ मैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज ACB में कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना, जो आपका कर्ण है बेसिकली क्या है, AB है। देख लो जो आपका कर्ण है, क्योंकि बेसिकली कर्ण क्या होता है, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, AB है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, AB का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू लंब क्या होगा आपका AC, लंब क्या होगा आपका AC, प्लस आधार क्या होगा आपका BC, आधार क्या होगा BC। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका BC का स्क्वायर आ जाएगा, आपका किसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर। अब देखना बेसिकली देखो, A से C तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, स्मॉल a हो जाएगी। ये भी कितनी होती है, स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल a। यहाँ पर जितने भी भुजाएं वो क्या होती है आपकी, स्मॉल a ही होती है। ये भी कितनी हो जाएगी, स्मॉल a। तो A से C तक की दूरी कितनी दी है, स्मॉल a स्क्वायर दी है। अब यहाँ पर एक बात गौर करना आप, जो BC का मान है वो तो हमें नहीं मालूम, जो आपका BC का मान है वो हमें नहीं मालूम। तो देखना, लेकिन यहाँ पर हम और एक चीज कर सकते हैं, BC का मान ज्ञात करने के लिए इसे भी जैसा का वैसा आपको रख देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसे क्या नाम देना है, समीकरण नंबर 1 नाम दे देना है। मतलब मुझे BC का मान निकालना है, जैसे BC का मान ज्ञात होगा इसे हम यहाँ पर रख देंगे, है ना। तो बेसिकली मुझे BC का मान ज्ञात करना है। तो BC का मान ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपका मैं ये वाले त्रिभुज को काम में ले सकता हूँ। यदि मैं इसे बिंदु D नाम दे दूं, तो देखो CDB, बेसिकली ये वाला जो आपका त्रिभुज है, देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, वो कितना बन रहा है आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर जो आपका एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्योंकि बेसिकली पता है ये कैसा है आपका, बिंदु C, नीचे नाम देते बिंदु D, और ये वाला नाम देते बिंदु B, है ना। तो देखो बिंदु B और बिंदु C क्या हो रहे हैं, आपस में इस प्रकार से मिल रहे हैं,
उसके बाद देखना बिंदु सी और बिंदु डी भी आपस में मिल रहे हैं। उसके बाद देखना डी और बी भी आपस में मिल रहे हैं, इस प्रकार से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंगल होगा ना, जब हम इसे और अच्छे से बनेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री का बेसिकली एंगल बनेगा। अब बताइए यदि मैं इस सी को थोड़ा ऊपर ला लूं, कहाँ ला लूं? इस सी को थोड़ा मैं ऊपर ला लूं, यहाँ पर रख लूं, तो देखो बन जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल। तो बेसिकली यहाँ पर भी जो आपका एंगल बनेगा वो कितना बनने वाला है? 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। बेसिकली जब आप चौक का डिब्बा का इस्तेमाल करेंगे ना तो और भी अच्छे से समझ सकते हैं ये सभी एंगल्स को, है ना। तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। अब बताओ त्रिभुज सी डी बी में, किसमें? त्रिभुज सी डी बी में भी क्या लग रहा है आपका? पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। और पाइथागोरस देखो सी डी बी कितने डिग्री, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब जहां भी समकोण त्रिभुज होता है वहां कौन सा प्रमेय लग सकता है? पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब देखना बेसिकली जो कर्ण होता है वो क्या होता है? इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इस 90 डिग्री की सामने वाली भुजा क्या है आपकी? सी डी है, सॉरी बी सी है, बी सी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? बी और सी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? बी सी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है इसमें? सी डी है। लंब क्या है इसमें? सी डी है, तो जिसे मैं डी सी स्क्वायर लिख देता हूं। और आपका जो आपका आधार है, आधार क्या है आपका? बी डी है, तो क्या हो जाएगा आपका? बी डी का स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अच्छे से रखो। हाँ, अब देखना BC स्क्वायर, बेसिकली मुझे BC का मान निकालना है, तो इसे जैसे मैं रखता हूं, बताओ DC का मान कितना है? D से लेके C तक का मान कितना है? A है, क्या है? तो यहाँ पर A का स्क्वायर हो जाएगा प्लस D से लेके B तक का मान कितना है? A है, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से BC स्क्वायर किसके बराबर आ गया? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना होता है? 2A स्क्वायर। अब क्या ले लेंगे? दोनों का वर्गमूल ले लेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा? 2 से तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बेसिकली यहाँ पर केवल क्या बचेगा आपका? BC बचेगा। और BC किसके बराबर हो जाएगा? √2A स्क्वायर। √2A स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू √A स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब क्या होगा? ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पर क्या बचेगा? केवल √2 इंटू A। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? √2 इंटू A। और इस वैल्यू को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा है, वो किस त्रिभुज में? CDB में लगा है। तो बस हमें इस BC के मान को, जो आपका BC का मान निकला है, उसे कहां पे रख देना है? यहाँ पर रख देना है। अब क्या करते हैं? जो BC का मान है √2 इंटू A, उसे हम यहाँ पर रखते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा? BC के स्थान पे √2A का क्या आ जाएगा? आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। बेसिकली आ गया। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ कर्ण का क्या चल रहा था? स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस, इसका मतलब क्या होगा कि √2 के भी ऊपर स्क्वायर है और A के ऊपर भी स्क्वायर है। √2A का होल स्क्वायर मतलब √2 के भी स्क्वायर है और A का भी स्क्वायर है। अब देखो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस 2 से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2A स्क्वायर। A स्क्वायर जैसे कैंसिल, 2 से अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब देखना यहाँ से A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3A स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3A स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली कर्ण स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 3A स्क्वायर आ गई। अब देखना यहाँ पर जो हमारा कर्ण था बेसिकली वो क्या था? A से B था, तो मैं इस कर्ण के स्थान पे क्या लिख दूंगा? AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3A स्क्वायर। अब क्या ले लेते हैं? दोनों का अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे और इसका भी क्या ले लेंगे? अंडर रूट। अब देख लो ये 2 से ये कैंसिल बेसिकली हो जाएगा, तो इसे रख दो जैसा का वैसा। यहाँ पर केवल क्या बचेगा? आपका A भी बचेगा। अब देखना √3A स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है? √3 के भी रूट का 3 भी है और रूट के अंदर क्या है? A स्क्वायर भी है। अब 2 से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो फाइनली यहाँ पर कितना बचेगा? √3 इंटू A। तो बताओ यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? √3 इंटू A आ गई। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा गौर करना, यदि मैं बात करूं इस A से लेकर B तक की, तो देखो यहाँ पर क्या होगा? मैं केवल A और B की बात कर रहा हूँ। ये वाली जो लाइन जा रही है केवल मैं इस लाइन को लिख रहा हूँ। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। देखो यहाँ पर एक कर्ण उपस्थित है, बेसिकली कर्ण नहीं है वो, बेसिकली उसका केंद्र है। कर्ण तो क्या होगा? कर्ण आपका इस प्रकार से होगा कर्ण इस प्रकार से। ये हम केवल केंद्र को दिखाते हैं, बेसिकली ये केंद्र हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? कर्ण उपस्थित होगा। बीच में क्या आ रहा है? आपका ये वाला बिंदु आ रहा है। बिंदु बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि केंद्र पर भी एक कर्ण उपस्थित रहता है, मतलब कि यहाँ पर भी इस प्रकार से क्या होगा? एक कर्ण होगा। उसके बाद यहाँ भी एक केंद्र मिला, बेसिकली वो कर्ण नहीं है, वो कर्ण का केंद्र है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इस प्रकार से गोला हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, इस प्रकार से गोला हो जाएगा। ये हो गया आपका बिंदु बी। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आर, यहां से यहां तक की दूरी आर, यहां से यहां तक की दूरी आर, यहां से यहां तक की दूरी आर। तो यदि मैं ए से बी तक की बात करूं तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। इन सबको जोड़ूंगा मैं एक एक करके, तभी मुझे पूरा ए बी मिल रहा है। तो यहाँ से ए बी का मान कितना आ जाएगा, 4r आ जाएगा। बेसिकली जब हमने इस भुजा को लिए तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि कण है, ये बेसिकली कण नहीं है, ये केवल उसका एक केंद्र है। बेसिकली कण तो आपका ऐसा है, हमें लग रहा है कण है, बेसिकली कण नहीं, उसका केवल क्या है, केंद्र है। तो कण बना लिए, यहाँ पर भी ऐसे है। तो ए बी का मान आ गया 4r, यहाँ से ए बी का मान कितना आ गया, √3a आ गया। अब क्या करते हैं, जो आपका ए बी का मान है उसे हम यहाँ पर रख देते हैं। तो रखो 4r, तो यहाँ से यदि मैं r की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आ जाएगी, सॉरी r की नहीं a की वैल्यू निकालते हैं। तो मुझे √3 को कहाँ भेजना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 4r अपॉन √3 इज इक्वल टू a। क्या हो जाएगा 4r अपॉन √3 इज इक्वल टू a। मतलब a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4r अपॉन √3। अब कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है ना। तो बेसिकली हमें a और r के बीच में क्या निकालना था, रिलेशन निकालना था, जो कि हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, केवल और केवल मान को यहाँ पर अब पुट करना है। तो बताओ अंतः केंद्र के लिए z का मान कितना होता है, 2, 4/3 जैसे कल सब, पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू क्या होता है आपका r³ अपॉन क्या आता है a³। a का मान कितना है 4r अपॉन √3, इसका क्या आ जाएगा आपका क्यूब आ जाएगा। a का मान 4r अपॉन √3 का, जो यहाँ पर रख दिया। अब देखो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू r³ अपॉन, देखो 4r³ का मतलब क्या होगा कि 4r का भी क्यूब है और आपका √3 का भी क्यूब है, ये होगा इसका मतलब बेसिकली। अब बताओ 4r का क्यूब है, इसका मतलब क्या होगा आपका कि 4 का भी क्यूब है और आपके r का भी क्यूब है। अब इस एक r के क्यूब से एक r का क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हट जाएगा। मैं फिर से यहाँ पर संतुलन क्षमता के फॉर्मूले 100 का गुणा करना भूल गया, तो 100 का गुणा यहाँ पर करना है, पता नहीं कौन सी दुश्मनी। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 आ गया। अब देखो 2 इंटू 4/3 22/7, 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64 होता है, और √3 का क्यूब कितना होता है आपका 3√3 होता है। कितना होता है 3√3 होता है। बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 64। अब देखो इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो, 100 64/3√3 सबको सॉल्व कर सकते हो। तो इन सबको जैसे सॉल्व करोगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा आपका 68% आ जाएगा, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अंतः केंद्रित घनीय का कोशिका में, और ये भी मान कैसा होगा आपका लगभग होगा, और अंतः केंद्रित घनीय का कोशिका में कण द्वारा केवल कितना भाग घेरा जाता है, 68% भाग घेरा जाता है। बाकी कितना भाग खाली रहता होगा 100 में से 68% माइनस कर दो, तो बेसिकली कितना आ जाएगा 32% भाग। मतलब कि 32% भाग इस अंतः केंद्रित घनीय का कोशिका का खाली रहता है, और केवल 68% ही भाग इस कण द्वारा भरा जाता है। तो बेसिकली इस प्रकार से हमने अंतः केंद्रित घनीय का कोशिका की संकुलन क्षमता का गणना की, जो कि होती 68% और रिक्त भाग रहता है 32%। बेसिकली हमें इस सूत्र को फॉलो करना था, बस हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें z का मान ज्ञात करना है। सॉरी z का मान ज्ञात नहीं करना, वो तो हमें मालूम रहता है कितना होता है 2 होता है। बेसिकली हमें इस a और r के बीच में रिलेशन निकालना था, और उस रिलेशन को निकालने के लिए आप जो कर सकते करिए, भुजा लीजिए, कोई फलक लीजिए, कुछ भी करिए। तो अंतः केंद्रित के लिए मैंने क्या ले लिया आपका a, और यहाँ पर क्या था आपका C, B आपका त्रिभुज लिया। अब ये वाले त्रिभुज में यहाँ का एंगल कितना बनता है 90 डिग्री बना था, तो मैंने ऐसे पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पाइथागोरस प्रमेय जब मैंने लगाया तो मैंने देखा कि BC का मान तो मुझे मालूम नहीं है, तो BC का मान निकालने के लिए मैंने फिर त्रिभुज लिया CDB, ये वाला त्रिभुज लिया। तो यहाँ पर कितना बना था 90 डिग्री का एंगल बना था। तो 90 डिग्री का एंगल जैसे आपका बना, तो मैंने यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाया, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय निकाल के मैंने BC की वैल्यू निकाल दिया, और BC की वैल्यू जैसे निकल गई उसे मैंने पुट कर दिया आपके BC के स्थान पे, और हमारा आंसर A का मान कितना गया 4r अपॉन √3। जैसे मान आया मैंने उसे A के स्थान पे रख दिया, देखिए रख दिया, उसे सॉल्व कर दिया। अब बेसिकली r³ से r³ आपका कैंसिल हो गया, तो बेसिकली आपका 2 इंटू 4/3 22/7 अपॉन 64/3√3 इंटू 100 निकला। अब इन सबको जैसे सॉल्व करो तो कितना आएगा 68%। हमेशा याद रखिए आप A और R का मान निकालने के लिए जो करना चाहे कर सकते हैं। सरल गणित के लिए हमने क्या की थी, केवल एक रेखा ले लेते यहाँ से यहाँ तक की। जबकि यदि मैं बात करूं फलक केंद्रित में, तो हमने एक फलक ले लिए थे आपकी इस प्रकार से, जबकि इसमें हमने ये वाला आपका त्रिभुज लिए। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।